नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ आज का ये शो ये जो है जिंदगी लेकर। और आज हमारे साथ पहले भी जुड़े थे श्री अरविंद पाल सिंह जी, जो कि एक बहुत ही सीनियर लेवल के आईटी प्रोफेशनल हैं और इनके पास बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और वेरी लर्नड मैन, जो कि दूसरों को एडवाइस करते हैं, मेंटर करते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि हम एक बेहतर जिंदगी के लिए कनाडा जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आकर देखते हैं कि जिस फील्ड में हम पढ़ाई करके आए हैं उस फील्ड में जॉब ढूंढना मुश्किल लग रहा है या पता नहीं होता कि कैसे किया जाए, जॉब सर्च कैसे की जाए, तो हम थोड़े मायूस होते हैं और कई बार लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से किसी भी जॉब के लिए सेटल हो जाते हैं और अपने सपने को एक तरह से खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सो आज हम इसी बात को लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम नए आते हैं ना सिर्फ हम अपना देश चेंज करते हैं, कल्चर डिफरेंट होता है और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने आती हैं। और उनमें से सबसे बड़ी जो चैलेंज वो ये होता है कि एक जीविका का साधन कौन सा बनाया जाए, कौन सी जॉब, कैसे जॉब सर्च की जाए, अपने करियर को कैसे परस्यू किया जाए। तो इसी टॉपिक के लेके हम आज बात करेंगे अरविंद जी से और मैं आशा करती हूँ कि हम सबको उनसे कुछ टिप्स और कुछ बातें सीखने को जरूर मिलेंगी, जिनसे हमारे जो दूसरे कंट्री से नए इंडियंस आते हैं यहाँ पर उनको हेल्प होगी एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तो अरविंद जी, आपका हमारे शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम। आपने हमारे लिए हमेशा टाइम निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ तो कि आपके हिसाब से जब हम नए आते हैं तो कौन से तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। मेरे को मालूम है कि आपने काम किया है न्यू कमर्स के साथ एट वेरियस कैपेसिटीज, तो आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू वी फेस? हाँ जी, तो शुरुआत में मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो मैं अनऑफिशियली जो न्यू कमर्स थे उनसे डिस्कशन करता था, उनको अपनी इनपुट दिया करता था। अभी फॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो टोरंटो में है, जैसे JVS टोरंटो। तो ऑलमोस्ट कम से कम 10 लोगों को ऑफिशियली मैं ऐसे मेंटर कर चुका हूँ और अनऑफिशियली तो कोई नंबर नहीं है। उनका पर्पस यही है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ के कल्चर के बारे थोड़ा गाइड करना, जॉब सर्च के बारे बताना और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो कि शुरुआत से ही रही है, जो चीजें हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें तो हमेशा रही हैं, राइट जी। तो उसमें रोटी तो चलो वो चलती जाएगी और रहने की भी जगह हो जाती है। जो इनकम सोर्स है वो हमारा सबसे काफी मेजर क्राइटेरिया बन जाता है जब लोग हम आते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग मी। जब मैं भी आया था तो मुझे भी यही चैलेंज फेस करने पड़े थे, आपको भी किए होंगे, आपने भी किए होंगे और सभी को करने पड़ते हैं। तो उसमें शुरुआत में तो ये नहीं समझ में आता कि किससे बात कुछ करें अपने प्रोफेशन की। अगर हम बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं या कम क्वालिफाइड हैं या हमारे प्रोफेशन के लाइन के जो लोग हैं वो और हमें नहीं मिलते, नेटवर्किंग नहीं हो पाती, तो उस सिलसिले में मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें एक जो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन शुड नॉट लिमिट आवर पोटेंशियल। मतलब कि जो हमारी पढ़ाई है वो हमारी योग्यता को निर्धारित नहीं करनी चाहिए। तो ये समझने में थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि होता क्या है। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है फॉर एग्जांपल, तो मैं आते ही मैं ढूंढना शुरू कर दूंगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही जॉब मिले या कोई काम मिलेगा, कुछ वैसी चीज मिले। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि एजुकेशन शुड नॉट लिमिट द पोटेंशियल। मतलब कि अगर कोई और भी जॉब मिलती है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड मिलती है, कोई किसी और इंजीनियरिंग
में मिलती है, कोई बिजनेस मिलता है, तो हमें उसके लिए ओपन रहना चाहिए। right. तो उस अप्रोच से अगर चलेंगे, ओपन माइंडेड रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी रैंडम काम मिले वो जाके कर लो, ठीक है, सर्वाइवल जॉब्स कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन एक हमारा एक जो एम्बिशन है उसे हमें टाइम रखना चाहिए, और जो जैसे बोलते हैं ना कि कीप द बेली बर्निंग इन योर स्टमक, वो हमेशा चलते रहना चाहिए। जी जी। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया है कि आपकी जो नजर है वो अपने लक्ष्य पर से हटनी नहीं चाहिए। इन द मीन टाइम आपको छोटी छोटी जो माइलस्टोन्स अगर पार करने पड़ते हैं, बेशक कोई जॉब करनी पड़ती है ताकि आपके बिल्स पे हो जाए, या फिर कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या उस डायरेक्शन में कोई भी जॉब मिल जाए, तो वो आपको लेनी चाहिए। और उस अपॉर्चुनिटी को फिर एक बार आप सिस्टम के अंदर हैं तो फिर डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, और जो आती हैं उनको अच्छी तरह से हम अवेल भी कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जब हम आते हैं तो कई बार बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि मैं तो वहां पर डायरेक्टर था और यहाँ पर आके मुझे 2-3 लेवल कम पर काम करना पड़ेगा, या उस तरह की जॉब मिल रही है। तो मेरे ख्याल से पहले कुछ समय हमें, चाहे 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने, जो भी हमें कंफर्टेबल है, यहाँ के सिस्टम को समझने की जरूरत है कि यहाँ के लोगों को क्या, एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए। एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो अभी तक मुझे समझ में आई है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है वो तो अलग बात है, लेकिन जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके ऊपर इनका ज्यादा तवज्जो है। वो चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय आए हमारे पास, एटलीस्ट वो बातचीत करने लायक हो, लोगों में घुलने मिलने लायक हो, कुछ मतलब जैसे टीम वर्क होता है उसमें काम करने लायक हो, क्योंकि टेक्निकल स्किल इनके हिसाब से वो तो सिखा देंगे। आता है, बहुत अच्छी बात है, पीएचडी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई एम्प्लॉयर के लिए कोई ज्यादा चॉइस वाली बात नहीं है, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपसे पहले हमने जितने भी लोगों से बातें की हैं, यही बात उभर के आती है कि स्किल्स जो है वो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो आप एज अ पर्सन हैं वो सिखाना मुश्किल है। व्हाट एज अ पर्सनैलिटी आपकी कैसी है और क्या आप ऑफर करते हो टीम पे, उसको सिखाना मुश्किल होता है। सो यू हैव टू बी अ कल्चरल फिट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे आपने कहा ना कि आप चाहे इंडिया में या किसी और कंट्री में, चाहे जितने मर्जी लेवल पे थे, बट यहाँ पर आपको क्योंकि आप एक नए कंट्री में है, एक नए कल्चर में है, आपको अपनी जो जगह है वो रीएस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड अप। लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि अगर आप वाकई टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास वाकई ही आप काबिल हैं, तो वो काबिलियत बहुत जल्दी दिख जाती है लोगों को, इट शोज, राइट। और जो इंटरपर्सनल स्किल्स की आपने बात की है वो ये है कि बेशक हम कहीं किसी भी कंट्री से आते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड होती है ना, वो एक हमारे लिए बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस हमारे पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं हर एक चीज की तरफ। तो वो नेसेसरी नहीं है कि जो आपने इंडिया में देखा वही आपके साथ यहाँ पर होगा ही, यू नो। कुछ लोग यहाँ पर मतलब यहाँ पर जैसे हम लोगों की फीलिंग्स को बहुत तवज्जो देते हैं। वी रियली केयर के वर्क लाइफ बैलेंस हो, वी रियली केयर के मतलब जब हम किसी से कोई बात करें, कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं कॉज कर रहे, तो वो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग, कई बार मैंने देखा है इंडिया में हम थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं या कई बार नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन चीजों का महत्व है। सो आई थिंक कि उस चीज को लर्न करने के लिए थोड़ा सा समय अपने आप को जरूर देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ताकि यहाँ के कल्चर को समझ सकें। अब जैसे इंडिया में आप गाड़ी ही चला रहे हैं सड़क पर, तो अगर आपके सामने मतलब वहां पर रूल्स कोई इतने ज्यादा बहुत स्ट्रांगली हर एक शहर में हर जगह पे नहीं फॉलो किए जाते, वेरएज यहाँ पर हम लोग अगर गीज सड़क क्रॉस कर रही हैं तो हम पूरी गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके लिए, तो बड़ी से बड़ी ट्रैफिक बंद हो जाती है। सो देयर इज अ डिफरेंस कि
एक रूल्स का डिफरेंस है, एक आउटलुक का डिफरेंस है। तो उन चीजों को समझने का अपने आप को समय देना चाहिए और इसके चलते अपने आप को ग्राउंड अप से शुरू कीजिए। एंड जो इंसान झुक के चलता है, अपने आप को शुरुआत से ओपन रखता है, आई थिंक वो जितना क्लोज आप धरती के रहते हैं तो गिरने का उतना अंदेशा कम हो जाता है। जी हाँ, बल्कि मैं तो बोलूंगा जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही झुक के रहना चाहिए। इवन जो हम्बल पर्सनालिटी है गोइंग फॉरवर्ड थ्रू आउट द लाइफ, उसमें भी अगर हम झुक के चलते हैं तो वो काफी अच्छी है हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जी। और जो आपने जैसे पॉइंट अलग अलग बताए हैं, मैं उसमें एथिक्स भी जोड़ना चाहूंगा, जो वर्क एथिक्स है कि ठीक है यहाँ के कानून के हिसाब से हमें सब चीजें वो अबाइड बाय करनी चाहिए। और जो बल्कि जो एथिक्स की डेफिनेशन जो बहुत वेग हो जाती है डिपेंडिंग ऑन हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और मान लीजिए कुछ जगह पर वो चीज एथिकल है, वो एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वो यहाँ पर चीज ना हो एक्सेप्टेबल, तो वो हमें समझने की जरूरत है एज ए प्रोफेशनल। एंड मेरा ख्याल बेस्ट वे है कि जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डोमेन में जो प्रोफेशनल हैं, हम उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उससे हमें काफी सीखने को मिलता है। राइट। ये तो बात हुई एथिक्स की, पब्लिक स्किल्स की एंड नॉर्मल स्किल्स की। हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि जब कोई इंसान आता है यहाँ पे, तो जब उन्होंने जॉब देखनी है तो व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज, कहाँ कैसी जॉब सर्च करनी चाहिए? मतलब स्टार्टिंग आई थिंक उससे पहले का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अपने रेज्यूमे को यहाँ के हिसाब से कैसे चेंज किया जाए, किस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है या कोई हेल्प अवेलेबल है, क्योंकि जब हम आते हैं पैसे की भी थोड़ी तंगी होती है, वी डोंट वांट टू बी स्पेंडिंग टू मच। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें रेज्यूमे राइटिंग के लिए हेल्प करें, यहाँ के हिसाब से लैंग्वेज को फाइन ट्यून करें, और उसके रिलेटेड कुछ टिप्स हमें जरूर बताइए। हाँ जी, ये तो एकदम शुरुआत वाला स्टेप है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये सारा काम ऑन फीस कर सकती हैं। आप पेमेंट करिए, वो आपका सब चीजें ठीक से कर देंगी। लेकिन शुरुआत में अगर मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं भी उस समय अगर मान लीजिए कोई बोलेगा $150 दो, मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूंगा, रेज्यूमे वगैरह सब कुछ कर दूंगा, तो शायद मैं नहीं करूंगा उसको। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जब भी आते हैं न्यू कमर्स, तो मैनिटोबा स्टार्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है यहाँ पर। इसमें आपको बताया जाता है कि क्या क्या यहाँ का सिस्टम है, क्या क्या चीजें, कहाँ से जॉब सर्च करनी है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, कल्चर के बारे, ज्योग्राफी के बारे, बहुत सारी चीजें वो टच करते हैं। तो मैनिटोबा स्टार्ट का प्रोग्राम अगर किसी ने नहीं किया है न्यू कमर ने, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उनको करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे सक्सेस स्किल सेंटर्स है या इंटरनेशनल सेंटर है, ये डाउनटाउन में है ऑर्गेनाइजेशंस, कैरियर स्किल वाली है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाली है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू कमर की सेटलमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो वहां पर जाएं और उनसे पूछें कि वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। हालांकि शुरुआत में हमें लगता है कि हम अपने, मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे हैं, तो वो छोटे बच्चे कहाँ छोड़ के जाएं, तो वो सब चीजें भी अपना जो प्लानिंग करने के बाद देन वो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देते हैं कि जो आपको काफी काम में आती है। मुझे वो समझने में 4 साल लग गए होंगे, लेकिन उस जो न्यू कमर्स अभी आ रहे हैं उनको 4 हफ्ते में वो चीज समझ में आ जाती है कि कैसे करना है। तो ये जो जी नहीं, मैंने वही कहा कि ये तो बहुत बड़ी हेल्प है न्यू कमर्स। हाँ, बिल्कुल। और साथ के साथ जैसे कोई प्रोफेशनल है ऑलरेडी उस डोमेन के हैं, आप अपनी जो नेटवर्किंग है उनके लिए ओपन रहिए। तो उससे क्या होता है कि जब हम अपने ही प्रोफेशन के लोगों के प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो हमें ये तो पता चलता है कि कौन सी कंपनी हायर कर रही है या कौन सी कंपनी में सिमिलर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, या बल्कि उसमें कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए यहाँ के हिसाब से। तो अगर वो हमारे पास नहीं है तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं इट्स वर्थ डूइंग इट। और जरूरी नहीं कि वो सारे पेमेंट से हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं जहां पर आप जाकर सारा कुछ घर बैठे फ्री में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं,
और पायलट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। सो वो चीजें काफी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। जी, तो आपने दो चीजें यहाँ पर टच की, एक तो रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज की और एक आपने बात की है प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करने की। तो रेज्यूमे राइटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा और आपसे हेल्प चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि रेज्यूमेज जो है वो किस तरह का होना, मतलब उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? मेरा मानना है, मैंने अभी रिसेंटली किसी का रेज्यूमे पढ़ा, क्योंकि मैं भी बहुत आई एम वेरी ओपन, मैं सबको कहती हूँ कि आपकी कोई मैं सेवा कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताइए। और मैं एक रियल स्टेट एजेंट होने की वजह से मेरा बहुत मिलना जुलना होता है जो लोग नए आते हैं कंट्री में उन लोगों के साथ। तो रिसेंटली मतलब एक कपल को मैं मिली, दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनका जो रेज्यूमे जब मैंने पढ़ा तो वो उसमें उन्होंने काफी मिक्स की हुई स्किल्स थी, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस थोड़ा टीचिंग में था, थोड़ा आईटी में था। तो उनको मैंने जैसे कहा कि आप इसको पहले मन में बिठा लीजिए कि आपने टीचिंग की तरफ जाना है कि आपने आईटी की तरफ जाना है, उसके हिसाब से फिर इसमें कुछ की स्किल्स को हाईलाइट कीजिए। सभी चीजें हर तरह के रेज्यूमे में लिखने की मतलब उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। आपका क्या सोचना है इस बारे में? बिल्कुल, मैं टोटली इससे सहमत हूँ, बल्कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। तो इसमें क्या है, जैसे हम जब हमारा जो ओवरऑल प्रोफाइल है, हो सकता है उसमें बहुत सारे स्किल्स हों, बहुत सारी चीजों में हमने काम किया हो, तो उसमें क्या है, जब हम एम्प्लॉयर को सारी चीजें डालते हैं कि मेरे स्किल्स हैं एंड एवरीथिंग, तो एम्प्लॉयर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि इस आदमी को चाहिए क्या, किस तरह का जॉब प्रोफाइल चाहिए, राइट? तो मेरी सजेशन तो ये है कि हमें अपने स्किल सेट में से टॉप 3 या टॉप 5 जो स्किल्स हैं वो आइडेंटिफाई करने चाहिए, और उन टॉप 5 में से मान लीजिए हमने 5 अलग से रेज्यूमे बना लिए, उसका मतलब ये कि कुछ हम गलत नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी ये कोशिश है कि उन 5 रेज्यूमेज में जो वो अलग एक पर्टिकुलर स्किल है उसे हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल मेरी वही एग्जांपल हमेशा जाती है, आई होप बाकी लोग भी समझ लेंगे उसको, कि आईटी प्रोफेशनल का मतलब है कि उस आदमी ने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग की होगी, कभी मैनेजमेंट की होगी, कभी क्वालिटी एनालिसिस किया होगा, कभी बिजनेस एनालिसिस किया होगा, सिस्टम एनालिसिस किया होगा। तो वो जो अलग अलग जो रेज्यूमे जो बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पोजीशन निकली है, तो उसमें वो व्यक्ति अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है उसे हाईलाइट करके अगर कंपनी को देगा, तो कंपनी को समझ में आएगी कि हाँ, इस आदमी को इस चीज का एक्सपीरियंस है और अलग अलग प्लेटफॉर्म या टूल्स या सॉफ्टवेयर पर काम किया हुआ है। और बल्कि इवन अगर हम जो पहली जो ऑब्जेक्टिव लाइन है, कई लोग इससे डिसएग्री करते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो पर्सनल ओपिनियन है। मेरे ख्याल से अगर हम टॉप पे ये लिख दें कि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और मेरे पास इतने साल का इस लाइन का एक्सपीरियंस है, तो एक बड़ी क्विक समरी हो जाती है जिसमें हम अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा यहाँ पे आया तो मेरा जो रेज्यूमे था वो 50 पेज का था। ठीक है, तो जब मैं किसी को भेजता तो आई वाज वंडरिंग कि हाँ भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग देशों का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट काम हो जाना चाहिए। तो मुझे बाद में समझ आया कि 50 पेज वाला रेज्यूमे तो कोई पढ़ता ही नहीं है जी, इनको चाहिए 2-3 पेज वाला, राइट? तो उन 2-3 पेजेस में समझ में आना चाहिए रीडर को कि क्या चाहिए इस कैंडिडेट को, हाईलाइट्स क्या है एक्सपीरियंस की, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एजुकेशन क्या है, कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो प्रॉपर हाईलाइट रीडेबल फॉर्म में। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ही एकदम कंजेस्टेड कर लेते हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपका इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाता है उसके बाद आप अपना डिटेल 50 पेज का रेज्यूमे भेज दीजिए, अगर वो बोलते हैं तब। नहीं बोलते हैं तो मेरा ख्याल जो पहले जो हमने भेजा हुआ है 2-3 पेज वाला, दैट्स गुड इनफ। और हाँ जी, हाँ बताइए। नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि आपने बस बेसिकली हमें ये बताया कि एक तो जो जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं,
उनमें से आप जो हाईलाइट कर सकते हैं वो स्किल्स के सबसे ऊपर रखते हुए ऑब्जेक्टिव अगर लिखते हैं तो हम लोग अगले को ये लगता है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज हैं, अगले को कम टाइम में एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि आपकी क्या इंटेंशन है और आपका क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये, क्योंकि समय सभी के पास कम है आजकल और आपने कम समय में अधिक से अधिक काम करना होता है, तो जितनी हम ये दर्शाते हैं कि हम कितने ऑर्गेनाइज हैं और कितना इन कंट्रोल हैं अपनी चीजों के, तो उतना ही हमारे फायदे में रहता है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि अगर आपने जो डिटेल्स देनी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी अलग मिलेगी। अगर पहले आप एक बार रेज़्यूमे आपका हो जाता है, हाँ, एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो उसके बाद आप इंटरव्यू में बात कर सकते हैं, या अगर रिटर्न में भेजना है तो रिटर्न में भेजा जा सकता है मोर डिटेल्स। जी हाँ, बल्कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीजें होती हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो भी हमारे रेज्यूमे में झलकने चाहिए, ताकि रीडर को ये समझ में आए कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो उस कैंडिडेट ने किया हुआ है वो काम। अगर वो कीवर्ड नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि शायद ये वाला जो मुझे रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो तो इस आदमी ने किया नहीं हुआ काम। और बहुत बारी मैंने देखा है कि कंपनीज ने जो रेज्यूमे सिलेक्शन का प्रोसेस भी ऑटोमेट किया होता है, कि वो कंप्यूटर डिसाइड करते हैं कि अगर आपके रेज्यूमे में वो पर्टिकुलर कीवर्ड है तो आपका रेज्यूमे पिक होगा, नहीं तो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन बढ़िया हो सकता है कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी ना मिले इंटरव्यू की। तो ये बहुत जरूरी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड जो है वो आप अपने रेज्यूमे में जरूर यूज कीजिए, अपनी कवर लेटर में जरूर यूज कीजिए, ताकि आपका जो रेज्यूमे है, बेशक चाहे वो मैनुअली स्क्रीन हो रहा है या ऑटोमेटिकली स्क्रीन हो रहा है, तो वो सिलेक्ट हो सके, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले इंटरव्यू के लिए। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं तो बोलूंगा कि जो प्रोफेशनल्स आते हैं, अगर उनका लिंक्डइन वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल नहीं है तो उनको वहां पर भी रखना चाहिए। linkedin.com जो वेबसाइट है वो सारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ही है, और वहां पर जैसे आप अपना प्रोफाइल डालते हैं, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स डालते हैं, एंडोर्समेंट्स डालते हैं, तो आजकल का जो ट्रेंड है, रेफरेंस चेक तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एम्प्लॉयर आपका कभी कभी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल या प्रोफेशनल प्रोफाइल वो भी चेक कर लेते हैं कि आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज क्या हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जॉब में अप्लाई किया है और बाद में देखा उस एम्प्लॉयर ने कि ये कैंडिडेट तो ये फेसबुक में बहुत एक्टिव है, लेकिन और उल्टे पुल्टे कुछ भी अपने विचार पेश कर रहा है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। जी, आजकल तो ट्रेंड है कि सोशल प्रोफाइल सबसे पहले चेक की जाती है, क्योंकि जनरली सभी के पास सब अपने एवरीबडी इज एक्टिव सोशली, उनके पास कुछ ना कुछ जरूर है, तो इसलिए हम जो इंटरनेट पे डाल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। और एंड सोशल मीडिया को अपनी एडवांटेज में यूज कीजिए, उसको किसी तरीके से अपने रास्ते की कोई रुकावट ना बनाइए। तो एट द सेम टाइम जैसे आपने लिंक्डइन की बात की, आई थिंक वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने जो प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपने कहा था कि नेटवर्किंग कीजिए, तो वहां पर आपको जो डिजायर्ड प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स जरूर मिल जाएंगे, और जनरली लोग हेल्पफुल होते हैं। जब हम रिस्पेक्टफुली, विनम्रता से कोई बात पूछते हैं या सलाह मांगते हैं, तो वो जनरली पीपल आर विलिंग टू हेल्प। तो सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनली कनेक्ट करने के लिए उन लोगों के साथ जो आपके लिए कभी हेल्पफुल हो सकते हैं जॉब सर्च के लिए। अदर प्लेसेस कैन बी के जहाँ पर आप वॉलंटियर कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक क्रेडिबल एक्सपीरियंस कनाडा में माना गया है। तो जब हम वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस ऐड करते हैं अपने रेज्यूमे में, तो वो उसको सिग्निफिकेंस दी जाती है। इट इज नॉट जस्ट उसको मतलब इग्नोर नहीं करते हैं एम्प्लॉयर्स। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अरविंद जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे जब न्यू कमर्स आते हैं तो क्या क्या एवेन्यूज हैं जॉब सर्च करने के लिए, किस तरीके से जॉब सर्च करनी चाहिए? मतलब कोई प्लेटफॉर्म्स हैं या कोई कंपनीज? जी, बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसके बारे में मेरा काफी डिटेल्ड फीडबैक है, लेकिन मैं अपनी जो पूरी
बातचीत से संक्षिप्त रूप में पेश करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि पहले तो हमें आपने मेंशन किया कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें मिलें, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं उसी डोमेन के, तो हमें इमीडिएटली वो बड़ा फोकस ग्रुप पर नेटवर्किंग हो जाती है और हम वहाँ बताने लायक होते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ जॉब मार्केट में और किसी के पास अगर उस प्रोफाइल की है तो प्लीज शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद मी। तो वो तो जो चीज है नॉट ओनली वॉलंटरी एक्सपीरियंस बल्कि नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कई चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो हमें यहाँ रहने पे समझ में आती हैं कि हर एक जगह पर जो जॉब सर्च का ढंग अलग अलग है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि एक रास्ता तो है कि हम जो प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाएं, प्लेसमेंट एजेंसी जैसे हेड हंटर बोल सकते हैं, बहुत डिपेंडिंग ऑन कौन सा हमारा प्रोफेशन है वैसी वाली प्लेसमेंट एजेंसी ढूंढी जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम जाते हैं कोई अकाउंटेंसी की जॉब ढूंढने जाते हैं तो अकाउंटेंसी वाले जो प्रोफेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज वो अलग हैं कंपेयर टू आईटी एजेंसी। तो जब भी गूगल करते हैं वो हमें आराम से मिल जाती है कि कौन सी प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करना है, उनसे कांटेक्ट किया जाए। और बल्कि उनका काम और भी आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना रेज्यूमे उनको ईमेल किया और वहां पर एक ही जो है जो रिक्रूटर उसी से हमेशा एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया ताकि जब भी बात करें तो उसी से बात करें कि हमारे कैंडिडेटर का क्या हुआ, कोई ओपनिंग आई है या नहीं। और उसे भी आसान करने के लिए मुझे लगता है कि जब हम उस प्लेसमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए आईटी की जॉब है और हम randstad.com पर गए और वहां पर विनिपेग की जॉब्स देखी तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये वाली जॉब है मेरे लायक है। तो हम अपने उस रिक्रूटर को बोल सकते हैं कि मैंने अभी आपकी साइट पर देखा है कि ये वाली जॉब निकली और मैं इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे लगता है ऐसा। तो हम उसका बेसिकली हम उसकी जो रिक्रूटर है उसकी भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं और अपने भी कर रहे हैं। जी। दूसरा ढंग आ जाता है जैसे जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं। कंसल्टिंग कंपनीज यहाँ पर मान लीजिए IBM है, Sierra सिस्टम्स है, प्रोटेग्रा है, PCGI है, ये सारे मैं IT के एग्जांपल ही दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैं इन्हीं से डील किया हूँ। लेकिन अगर दूसरे डोमेन वाले हैं तो मान लीजिए वो पिनाकल को कांटेक्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंसी वाले रॉबर्ट हाफ को कर सकते हैं, जो लीडरशिप वाले हैं लेगेसी बोवेस को कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग जो कंपनीज हैं उनका क्या काम है कि वो जो कैंडिडेट है उन्हें एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट साइड के वो वहां पर प्लेस किए जाते हैं। तो ये तो दूसरा मॉडल हो गया। और तीसरे मॉडल में हम क्या कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर हैं उनकी HR को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। मान लीजिए कनाडा लाइफ में जॉब निकली हुई है और आपने उनकी वेबसाइट में देखा और उनके HR को डायरेक्टली कांटेक्ट किया ईमेल से या कैसे भी। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग इज कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे फॉलो अप करें। जस्ट रेज्यूमे डालना या कुछ डालना वो सफिशिएंट नहीं है। और मेरे ख्याल से मैंने जो गलती की थी, मैं यही सोचता था कि मैंने 100 रेज्यूमे डाल दिए हैं और कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगा कि जो मेरी अप्रोच में गलती ये थी कि मुझे फॉलो अप मैं नहीं कर रहा था उस समय। और जब फॉलो अप करना शुरू किया तो उन लोगों को समझ में आती है, एम्प्लॉयर को या जो रिक्रूटर को, कि यस ही इज लुकिंग फॉर, और उसको जो रेगुलर फॉलो अप होने से फायदा क्या है। एक तो हमारा जो कम्युनिकेशन भी यहाँ का इम्प्रूव होता है, यहाँ के लोगों से जब बात करते हैं, और साथ के साथ एक पर्सनल रैपर एस्टेब्लिश होने शुरू हो जाता है प्रोफेशनल बल्कि। तो उससे जब ये चीजें होती हैं अल्टीमेटली हमें ख्याल में रखना चाहिए, अगर मैंने 100 जगह अप्लाई कर भी दिया तो जॉब तो मुझे एक ही चाहिए ना। बिल्कुल जी। तो अगर 99 अगर केस में फेल हो भी गया, कोई कॉल नहीं आई या रिजेक्शन हो भी गया, वो वाला एक एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए कि मुझे बस एक यस चाहिए। और जहां पर एक यस हो गई वहां पर मुझे पूरा एथिकल बिहेवियर के साथ यहाँ का सिस्टम, यहाँ का वर्क कल्चर समझने की जरूरत है। और वो जो है वॉलंटरी काम करने से भी समझ में आ जाती है कई बार। जी जी। तो छोटे से हाँ बताइए। सॉरी मैम। नहीं आप बताइए छोटे से क्या। कई बार कुछ
एथिक्स की मैं बात हमेशा करनी चाहूंगा। राइट। अब मैं कई बार देखता हूँ, इवन कई बार ऐसे कोलीग्स भी देखता हूँ जो फोन पर रहते हैं जब हम जॉब पर हैं, और फोन पर वो पर्सनल बातें कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो जो ऐसी चीजें, मान लीजिए हम फोन पर बात कर रहे हैं, पर्सनल डिस्कशन हो रही है, घर वालों से बात कर रहे हैं अपने ऑफिस टाइम में, या ऑफिस की जो स्टेशनरी है वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, या वहाँ की जो मान लीजिए जेरोक्स मशीन है उसमें अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट कॉपी करते जा रहे हैं। जो भी ऑफिस की फैसिलिटीज हैं हमें याद रखना चाहिए कि वो ऑफिस के काम के लिए है, ऑफिस का टाइम भी ऑफिस के लिए है या अपने काम के लिए है। तो अगर हम ये जो छोटी नहीं, मेरे ख्याल से काफी बड़ी बातें हैं, इनको समझ जाएंगे तो यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो हमारी एक, उसकी नजर में एक क्रेडिबिलिटी बनती है कि इसने अगर 8 घंटे काम किया तो सिर्फ मेरे लिए काम किया है जी। राइट। हमें भी अंदर से एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एट द एंड ऑफ द डे हमें अकॉम्प्लिशमेंट समझ में आएगी कि हाँ, जो मुझे डॉलर्स मिले हैं वो मैंने सचमुच में कमाए हैं, ऐसे नहीं मुझे मिल गए। जी, ये बहुत बड़ी बात है अरविंद जी। वही हम लोग वी कीप गोइंग बैक टू बेसिक्स, जो कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए हैं कि जिंदगी में इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। और जैसे बेसिकली जब हम जॉब पर हायर होते हैं तो पहले कुछ महीने जो है वो हमारे लिए, एक तो एम्प्लॉयर हमें प्रोबेशन पे रखता है, दूसरी बात अगर प्रोबेशन का पीरियड कम ज्यादा हो भी, और वो एक्चुअली वो इसीलिए होते हैं कि वो हमें असेस कर रहे होते हैं, हम अब उनको असेस कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हम उनके कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको, उस समय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त काम ज्यादा नहीं दिया जाता, आपको काम कम होता है, टाइम ज्यादा होता है। तो उस वक्त आपका एक अपॉर्चुनिटी है आपको दिखाने की कि हाउ कीन यू आर टू डू वेल इन दैट जॉब। तो उस टाइम को आप यूज कीजिए उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझने के लिए, उनके प्रोसेसेस को समझने के लिए। उस वक्त ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो इस तरीके से अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या थिंकिंग है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है उसको ठीक करने की या उसको बेहतर करने की। अगर ऐसी है तो उसको लिखिए, लिख के उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो शो करेगा कि आपकी एक मन में इच्छा है कि आप एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप अग्रसर हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, एज वेल एज उस ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो एथिक है उसको हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जो पहले प्रोबेशनरी टाइम है उस वक्त तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। बेशक उन्होंने कोई रूल्स सेट किए हैं या नहीं किए हैं, आपको खुद मन में होना चाहिए कि जिस समय के लिए हमें पैसा मिल रहा है वो समय हम उस कंपनी के लिए लगाएं। मैं टोटली से सहमत हूँ, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि वो जो समय है हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है, योग्यता है जिसे करने से हम उस प्रोफाइल में और भी सॉलिड हो सकते हैं। तो वो करनी चाहिए, वैसा इनिशिएटिव दिखाना चाहिए। वैसा इनिशिएटिव दिखाते हैं, करते हैं, तो एम्प्लॉयर को भी लगता है, उनको पूरी अच्छी फीलिंग आती है कि यस, मतलब यही इस डायरेक्शन में जाने की, अपने कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ और 6 महीने के बाद बंदा गायब कहाँ से। तो वो किसी के लिए भी यूजफुल चीज नहीं है। जी, एक्चुअली कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, हमारी इंटेंशन नहीं भी होती है कि टाइम को मिसयूज करने की, चीजों को मिसयूज करने की, लेकिन कई बार दैट्स हाउ, क्योंकि ये जमाना परसेप्शन का है। अब हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक पब्लिक इमेज क्या बन रही है, हमारे आसपास के लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं। तो बेशक आपके मन में इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन कैसे आप दिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोग्रेस उस जॉब में, उस कंपनी में कहाँ तक जाती है। तो जिस काम में आपका मन लगता है उसको मन लगा के कीजिए, और जिस काम के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ऑनेस्टी से कीजिए। तो देयर इज नो लुकिंग बैक। और वैसे भी हम इस कंट्री में यहाँ का ये बहुत अच्छा कल्चर ये भी है कि यहाँ पर इंटेंशन को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना रिजल्ट हो। तो
तो अगर आपकी इंटेंशन आप दिखा रहे हैं कि आप यू रियली वांट टू डू वेल और उसके लिए आप एक ऑनेस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं एंड दे डू हेल्प यू टू ग्रो इन योर रोल। और कितने आपने कोर्सेज की बात की, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंपनीज जो है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने को तैयार होती हैं टू डू लाइक दीज कोर्सेज जो कि आपको अपने रोल में हेल्प करेंगे। तो इसलिए अगर आपको जॉब मिली है तो उसको ऑनेस्टी से कीजिए, उसको काम को पूजा की तरह कीजिए और उसको उसमें बेहतर होने की अपनी 100% कोशिश कीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस काम में तो फिर वो काम आपके लिए है नहीं। हाँ, निकल चलना चाहिए वहाँ से, एक दूसरे का टाइम मत वेस्ट करो। जी जी। तो इसमें हाँ जी, सॉरी आप बोलिए। मेरे पास मैं क्वेश्चन में अगला बोलूंगी, आप अपना बताइए आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता था, कई मैंने कोलीग्स ऐसे भी देखे हैं अपने साथ जो कि करंट कंपनी को पिछली कंपनीज के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि अरे उसमें तो ये अच्छा था, उसमें वो अच्छा था, यहाँ पर तो बेकार है। तो वो जो है कंपैरिजन वाली जो चीज है, मेरे ख्याल उससे हमें निकलना चाहिए। हाँ, अगर हमने कोई पिछली अच्छी कंपनी में काम किया है और हमें लगता है कि इस करंट कंपनी में वो चीज नहीं है, तो एक टाइम है, उसका टाइमिंग है जब हम उन चीजों को प्रपोज कर सकते हैं कि ये जो चीजें मुझे लगता है कि इससे हमारी जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू सब कुछ इम्प्रूव होने वाला है अगर हम उस लेवल पर हैं। जो कंपैरिजन वाला काम, क्योंकि देखिए जैसे आपने बोला है कि जब भी कुछ भी हम काम कर रहे हैं हम ये मानकर चलें कि हम उस एरिया या उस कॉम के एम्बेसडर्स हैं। अगर हम ये मानकर चलते हैं तो क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, वर्क एथिक्स है, मैनर्स हैं, हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है हमारे ही बेस पर बाकी लोगों का भी स्टीरियोटाइप बना ले। हालांकि अच्छी बात नहीं है लेकिन बन जाती है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसको लगेगा कि सारे जो है इस बैकग्राउंड के लोग वो सारे ही ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल। तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखे कि हम समझ लें कि हम अपने, मान लीजिए इंडिया के एम्बेसडर के फॉर्म में यहाँ पर हैं और मुझे जॉब मिलेगी, वो मैं तो हुई, लेकिन मेरी वजह से 10 लोग और को भी मिलेगी ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेहनती लोग हैं और अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं एथिकली। ये बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इन सभी नेशनलिटीज को सभी नेशनलिटीज के बारे में नहीं पता है, हमें हर एक के बारे में नहीं पता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस इमीडिएट होगा उसी के बेसिस पर हम बाकी सारी कम्युनिटी को जनरली परसीव करते हैं। तो हमें ये मन में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं हम, तो हम अपना बिहेवियर एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर करें और हमेशा जो है और यहाँ पर हम जनरली मैंने देखा है कि अगर हम ऑनेस्टी से अच्छे से काम करते हैं तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। वी गेट वेल पेड, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई इधर उधर की गलत काम कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं शेयर करूंगी कि जैसे आप जानते हैं कि मैंने रियल एस्टेट का कोर्स अपना करियर शुरू किया है। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस था आईटी में। मैंने जैसे ही ये रियलाइज किया, मैं कनाडा लाइफ में काम करती थी, जैसे ही मैंने देखा कि मेरा रियल एस्टेट का काम ठीक चलने लगा या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होने लगी कि जब मुझे कनाडा लाइफ के टाइम से, मैं फुल टाइम जॉब करती थी, तो उस समय को निकाल के कोई रियल एस्टेट का काम करना पड़ रहा है, मैंने फट उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई हो, मतलब मैं रात को ये सोचूं कि मैंने अपने जो जॉब के समय में अपने बिजनेस को कंडक्ट करने की कोशिश की। तो वो चीजें जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। तो मैंने ये स्टेप लिया कि अगर मुझे रियल एस्टेट करनी है तो मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक का टाइम मैं दूसरे को नहीं दूंगी, वो मेरी ऑनेस्टी और मेरी इंटेग्रिटी के खिलाफ है। तो आई थिंक कि जब हम ऐसा करके चलते हैं और एक अपने आप को काउंटेबल समझते हैं तो रात को नींद अच्छी आती है। बिल्कुल, अपने आप को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो मैंने कमाया है, मेहनत की है और जहाँ से मिली है उसी को अपना टाइम दिया है। जी
चलिए, बहुत अच्छी आपने बातें की। आपको क्या लगता है अरविंद जी, जब आप आए थे तब के चैलेंजेस और आज जो नए लोग आते हैं उनके चैलेंजेस में कोई डिफरेंस है कि वैसी ही बातें हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? मुझे तो लगता है कि चैलेंजेस तो वो हैं, लेकिन जो परसेप्शन काफी चेंज हो चुकी है। उससे मेरा मतलब ये है कि अभी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर देखिए हमारी इंडियन बैकग्राउंड से लोग हैं। हाइड्रो के जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं, मैनेजर अग्रवाल, और फिर अपने लॉटरी कॉर्पोरेशन उनके भी इंडियन हैं। सेंट बॉनिफेस हॉस्पिटल के वो इंडियन रह चुके हैं। तो ओवरऑल जो कैंसर इंस्टीट्यूट डॉक्टर धालीवाल करते करते जो अच्छी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो टॉप बॉसेस में या सीनियर पोजीशंस पर ऑलरेडी लोग अपने बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एक्सेप्टेंस है यहाँ के लोगों की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो बहुत अच्छा साइन है। तो आने वाले लोगों के लिए वो चैलेंज है कि वो वाला जो रेपुटेशन करंट प्रोफेशनल से बना रखी है उसे और भी अगले लेवल तक लेके जाए। जी जी। तो अप्रोचेस चेंज हो चुकी हैं, एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करने की जो है जो अलग अलग ढंग वो चेंज हो चुके हैं, जिसके बारे में हमने बात की है। जैसे लिंक्डइन पहले नहीं था, अभी लिंक्डइन इज अ बिग डील। अगर किसी के प्रोफेशनल का प्रोफाइल वहां पर नहीं है तो उनको रखना चाहिए, और वहां पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी रखने चाहिए अपने सुपीरियर्स या कोवर्कर सभी से लेकर, ताकि वही जो है चीजें एम्प्लॉयर देखता है। जी, और हर कोई इंसान, किसी भी प्रोफेशन का इंसान लिंक्डइन का एक अकाउंट रखे तो वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वही नेटवर्किंग बेटर होती है। हर तरह के प्रोफेशन के लिए आप इसकी प्रोफाइल बना सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, और अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अच्छे से बनाएं और उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करें ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो, अपने काम में हो, अपने नेटवर्किंग के लिए हेल्पफुल हो। तो और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि शायद आपका पिछला एक एपिसोड था जिसमें आपने फ्रीलांसिंग के बारे में बात की थी। जी जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा टाइम जॉब में ही जाना है। कोई बंदा अगर बिजनेस बैकग्राउंड से है तो उसे बिजनेस समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे 2 महीने एम्प्लॉय रहकर क्यों ना समझ ले, ताकि वो बेसिक चीजों को समझे, उसके बाद एक्चुअल बिजनेस में आ जाए। जी। अभी जो पॉइंट मैं रेज करने वाला था वो था, शायद आपने कुछ साइट्स के उसमें नाम भी लिखे हुए थे, बताए थे पिछली बार ऑडियंस को। Fiverr.com, is that right? Fiverr.com, Fiverr.com। जी। हाँ, तो वो जो है जो फ्रीलांसिंग के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहां पर जो प्रोफेशनल्स अपना प्रोफाइल डालें, जो भी काम मिलता है उसमें वो देखें क्या कर सकते हैं। तो नॉट ओनली दैट, जो जॉब सर्च की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं मोस्टली देखता हूँ Indeed.ca को, या Monster.ca है, वर्कोपोलिस है, ग्लासडोर है, ऐसे करके जो टॉप वाली जो जॉब सर्च वाली वेबसाइट्स हैं, वहां पर हमें अपना प्रोफाइल फ्लोट करना चाहिए, और ऐसे कीवर्ड डाले जाएं जिससे हमें वो वाले प्रोफाइल की जॉब जो हमें मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जी। तो ये चीजें हैं जो टिप्स मेरे ख्याल सभी के काम अभी तक आ चुकी हैं और आगे होने की आती भी रहेंगी। जी, चलिए, मैं बहुत अच्छी डिस्कशन रही अरविंद जी। जो मुझे अब तक ये समझ में आया कि पहला स्टेप है कि अपना रेज्यूमे ठीक कीजिए, और हर एक जिस तरह की जॉब आपको चाहिए उसके लिए एक अलग रेज्यूमे बनाइए। जरूरी नहीं कि एक ही रेज्यूमे में सभी स्किल्स कीजिए, बट जॉब की डिमांड के हिसाब से अपनी रेज्यूमे में स्किल सेट को हाईलाइट कीजिए, ताकि आपका रेज्यूमे जो है वो फिल्टर आउट हो सके, सिलेक्ट हो सके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के लिए। एट द सेम टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब सर्च भी एक तरह की जॉब है, वो सुबह उठ के आप रेगुलर एक टाइम स्पेंड कीजिए जॉब सर्चिंग के लिए, और जहाँ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ अप्लाई कीजिए। जहाँ ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को फॉलो अप कीजिए, चाहे वो ईमेल के थ्रू, चाहे फोन करके उनके साथ एक रेपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। जब आप पर्सन टू पर्सन बात करते हैं तो उसकी एक अलग बात है,
एक लिखी हुई चीज या टेक्स्ट या ईमेल, उसकी अपनी अलग बात है। तो जब आपको एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट टू टॉक टू समबडी इन पर्सन, वो हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और फिर फॉलोअप के बाद फिर जब आपको जॉब मिल गई है, अगर सपोज इंटरव्यू प्रोसेस से आप होते हुए एक बार जॉब मिल गई है, तो वो जो प्रोबेशनरी पीरियड है या कोई भी पीरियड है, उसको जॉब को एक ऑनेस्टी के साथ एक अच्छे से आप उसको निभाइए। और अगर आपको लगता है कि उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो जस्ट सेपरेट योरसेल्फ, देन फिर आप वो देखिए जो आप जिसमें आपका मन लगता हो, ताकि जब आप काम करने जाए तो वो एक बोझ नहीं फील होना चाहिए। वो आपकी जीविका का साधन है, वहां से पैसे लाकर आप अपना परिवार पालेंगे, तो वो खुशी से कमाया हुआ पैसा और ऑनेस्टी से बनाया हुआ पैसा होना चाहिए, उसी में बरकत है। और अगर आपको खुशी मिलती है तो वो उस जॉब में आप बहुत प्रॉस्पर करेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे और अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो और वही सबसे बड़ी खुशी है, आई थिंक, जो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको एक मिलती है, उसके साथ जब आप अपना परिवार बनाते हैं, पालते हैं, तो उसकी अपनी अलग एक बात होती है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा संक्षेप में बता दिया, बहुत अच्छी तरह से। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अरविंद जी, आपका टाइम निकालने के लिए। श्रोतागण, मैं आशा करती हूँ कि आपको हम आज की डिस्कशन से कुछ ना कुछ लर्न करने को जरूर मिला होगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें जरूर बताइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास जवाब होंगे तो उसी वक्त जवाब देने की, नहीं तो हम आपके लिए जवाब ढूंढ के लाएंगे। आप अपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोतागण का भी धन्यवाद। एंड हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, बाय। थैंक यू।